अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। निम्रा अहमद के नावल माला की पहली किस्त के नवे हिस्से के साथ हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक कदम आगे आई। फंक्शन के शोर और हंगामे में उनकी आवाज़ दूर नहीं जा सकती थी। कशमाला ने आवाज़ सरगोशी में बदल दी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक आदमी के पास मेरी एक तस्वीर है। उस तस्वीर की बैक पे लिखा है हूरे जहाँ की बेटी कशमाला, और वो आदमी मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। कशमाला सरगोशी करके पीछे हो गई और कैफ के लिए एकदम सारी दुनिया बर्फ हो गई। वो जहाँ था वहीं जम गया, ठंडा और साकित। आप ये कैसे जानती हैं? और कौन आदमी है वो? वो बादिक्कत बोल पाया। कशमाला गर्दन मोड़ के दूसरी जानिब देखने लगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो वापस सोफों की तरफ चली गई। वो बर्फ का मुजस्समा बने वहीं खड़ा रह गया। वो किस खेल का हिस्सा बन गया था? यहाँ सब उससे ज्यादा जानते थे। माँ घुटनों की वजह से उठ नहीं सकती थीं, इसलिए वो खाना लगने पे बुफे टेबल पे चली आई ताकि माँ के लिए खाना डाल सके। शादियों का मज़ा माँ ही के साथ आता था। तस्वीरें बनाना, अपनी मेज़ पे बैठ के लोगों और खाने पे तबसरे करना, किसने क्या पहना है डिस्कस करना। माही के बगैर सारे फंक्शंस बेरौनक थे। वो प्लेट में खाना डाल रही थी जब अकब में नगीना आंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से कुछ कहते हुए प्लेट उठा रही थी। माला का सारा वजूद कान बन गया। बज़ाहिर वो सर झुकाए खाना निकालती रही, फिर पलटती तो देखा नगीना आंटी के साथ उनका बेटा था जिसे वो कोई हिदायत दे रही थी। उन्होंने भी इसी वक्त उसे देखा। वो उसे देख के मुस्कुरा दी। फिर जैसे ख्याल आया, कशमाला, तुम ज़ियाद से मिली हो? उसने ज़ियाद को देखा और ज़ियाद ने उसको। ये वही था, भूरे कुर्ते वाला, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। चेहरे पे सादगी और मुस्कुराहट थी। एक तो कुछ मर्दों को इतना अच्छा लगने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बज़ाहिर रस्मी अंदाज में मुस्कुराई। कैसे हैं आप? खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। फिर माँ को देखा। हम इन्हीं के घर गए थे ना? जैसे याद करवाया। वो आहिस्ता बोलता था, नरमी और शाइस्तगी से। वो इनके मामू का घर था, लेकिन कशमाला वहीं रहती है। ज़ियाद ने हूँ कह के सर हिला दिया। गुफ्तगू दम तोड़ गई। वहाँ खड़ा रहना ऑकवर्ड लगता था। वो उनसे माजरत करके माँ की प्लेट लिए मेज़ पे वापस आ गई। खाना खुल चुका था और सब इस वक्त खाने में मगन थे। उसने माँ के सामने प्लेट रखी। उन्होंने एक उचटती निगाह प्लेट में मौजूद लवाजमात पे डाली, जैसे दिलचस्पी ना हो। फिर चेहरा इधर उधर घुमाया। कैफ अभी तक वहीं खड़ा था। माँ ने दूर से उसे इशारा किया। लड़के, इधर आओ। तहक्कुम से दो उंगलियों से बुलाया। कैफ फौरन उस तरफ आया। पहले बताओ तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। माँ ने सर से पैर तक उसे घेरा। कैफ ने बेख्तियार माला को देखा, फिर माँ को। मैं कशमाला बीबी का ड्राइवर हूँ, कैफ जमाल। जो भी हो, वो पीछे देखो, टेबल पे सफ़ेद रंग की क्या चीज़ रखी है? वो सफ़ेद रंग की चीज़ डिज़र्ट है माँ, और आप वो नहीं खा सकती। वो धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोली। माँ ने उसे घूर के देखा। मेरी माँ ना बनो। फिर उन्हीं खशमगी नज़रों से कैफ को देखा। जाओ लेकर आओ। उसने फौरन कशमाला को देखा, जिसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कैफ ने माँ को देखा। वो अब के सख्ती से बोली, आवाज़ नहीं आई? लेकर आओ। जी ओके। वो फौरन से पलट गया। कशमाला ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। माँ, आपको शुगर है यार, ना करें ऐसे। माँ ने तो यूं जाहिर किया जैसे सुना ही नहीं है। कैफ ने डिश सामने ला के सर्व की तो उन्होंने जी भर के डिज़र्ट डाला। अच्छा, थोड़ा कम कर दें। उसने हाथ उनके प्याले की तरफ बढ़ाया तो माँ ने उसके हाथ पे चमचा मारा। मैंने कहा ना, मेरी माँ ना बनो, जाओ यहाँ से। वो खफगी से उठ गई, फिर कैफ की तरफ आई। गुस्से से उसे देखा। तुम्हें किसने कहा था डिज़र्ट ले आओ? मैं क्या करता, आंटी गुस्सा कर रही थी। गुस्सा ही कर सकती हैं वो, उठ के तो नहीं जा सकती ना। उनकी फास्टिंग 140 थी सुबह। हद है यार। वो झिंझलाई हुई लग रही थी। बॉस,
वो हल्का सा खनकारा। आंटी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। वो कल से मुझसे 3 दफ़ा यही सवाल पूछ चुकी हैं। माँ की आदत है मजाक करने की, अब उनको कुछ मीठा नहीं देना। ओके। वो तनबीह करके आगे बढ़ गई। वो बस उसे जाता देखता रहा। उसका मूड माँ की इस हरकत पे ख़राब हो गया था। वो ऐसे ही बददिली से सीने पे बाजू लपेटे बूफे टेबल के साथ खड़ी हो गई। अक्सरियत खाना डाल चुकी थी, इसलिए यहाँ रश कम था। तभी करीब में कोई खनकारा। आप खाना नहीं खा रही? वो चौंकी, फिर संभली, चेहरे के जाविये दुरुस्त किए। वो ज़ियाद था, हाथ में प्लेट लिए उसके करीब आ रहा था। तशवीश से उसे देखा, फिर गर्दन मोड़ के उस मेज़ को जहाँ माँ बैठी मज़े से डिज़र्ट खा रही थी। ज़ियाद हल्का सा हंस दिया। अच्छा, आपकी भी अपनी अम्मी से यही लड़ाई चलती रहती है? कशमाला ने अफसोस से माँ की तरफ देखा। मैं उनके घुटने की सर्जरी करवाना चाहती हूँ। शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो सर्जरी कैसे होगी? इसका एक हल है, वो संजीदगी से बोला, फिर अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। 2 मिनट ये पकड़ें। कशमाला ने नासमझी के अंदाज में प्लेट पकड़ी। जियाद घूम के बुफे टेबल के दूसरी तरफ गया, एक प्याला चम्मच उठाया और वापस आया। अब वो डिश से डिज़र्ट प्याले में निकाल रहा था। वो मुस्कुरा दी। इसका हल ये है कि आप परेशान ना हो और कुछ खा लें। वो प्याला लेकर मुस्कुराता हुआ उसके सामने आया, उसे प्याला थमाया और अपनी प्लेट वापस ली। थैंक यू, मगर मैं मीठा नहीं खाती। उसने प्याला रखा नहीं, पकड़े खड़ी रही, लेकिन उसे डिज़र्ट नहीं पसंद था। सो ये तय था कि वो नहीं खाएगी। अच्छा, वो हैरान हुआ। अपनी प्लेट से चावलों का चम्मच भरा। उस दिन तो आप टेरिस पे ब्राउनीज खा रही थी। उफ, उसने उसे देख लिया था। अच्छा, मुझे याद नहीं। कंधे बेनियाजी से उचका दिए, फिर बात बदलने को बोली। आप क्या लिख रहे हैं आजकल? ज़ियाद ने गहरी सांस लेकर सर झुका दिया। वो चम्मच से चावल इधर उधर मिक्स करने लगा। मैं आजकल राइटर्स ब्लॉक का शिकार हूँ। पाकिस्तान आया था कि यहाँ बैठ के शायद कुछ लिख सकूँ, लेकिन नहीं लिख पा रहा। क्या लिखना चाह रहे हैं आप? ज़ियाद ने आंखें उठा के उसे देखा। वही जो सब शौक से पढ़ते हैं, एक अजीम लव स्टोरी। उसने देखा ज़ियाद सुल्तान की आंखें उदास थीं, ऐसी आंखें जिनको मोहब्बत के हैप्पी एंडिंग पे भरोसा नहीं होता। उसे नगीना आंटी की बातें याद आईं। आपकी सुपर पावर क्या है? मेरी सुपर पावर? वो हैरान हुआ। हाँ ना, हर शख्स की एक सुपर पावर होती है। आप किस चीज़ में अच्छे हैं? अगर आप लव स्टोरी लिखने के बजाय वो लिखें जिसमें आप अच्छे हैं, तो आपका ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाए सोचने लगा, फिर अतराफ में निगाह दौड़ाई। मैं राइटर हूँ और मेरा मुशाहिदा अच्छा है। मैं वो नोट करता हूँ जो कोई और नोट नहीं करता। मैं कैसे मान लूँ? आजमा के देख लें। अच्छा, वो उसके चैलेंज पे मुस्कुराई। ये जो सामने लड़की जा रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। निगाहों से स्टेज की तरफ इशारा किया। वहाँ इज़्ज़ा की बहन वेटर्स को हिदायत देती नजर आ रही थी। ज़ियाद ने उस तरफ देखा। उसके पैर में हाई हील्स की वजह से दर्द है और वो शदीद अनकंफर्टेबल है। फिर ज़ियाद ने चेहरा घुमा के अगला हदफ ढूंढा। वो वेटर जो ट्रे उठाए जा रहा है, उसकी अभी अभी बेइज्जती की गई है क्योंकि उसके कान और गाल सुर्ख हो रहे हैं। आप खुद से बना रहे हैं। आप जानते हैं, मैं इन बातों की तस्दीक नहीं कर सकती। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मसलन आप। उसने एक नज़र गौर से कशमाला को देखा। उसको अपने दिल की धड़कन बेतरतीब होती महसूस हुई। कोई सहर सा था उस शख्स की आंखों में। आपके बारे में कुछ बताऊं? बताएं, लेकिन वो अंदर से खाइफ हुई, कहीं वो जान न ले कि वो उससे कितना मुतासिर हो रही है। आपकी गर्दन या सर के पिछले हिस्से में दर्द है। आप गर्दन इस तरफ नहीं मोड़ रही और बार बार हाथ से पीछे दबाती हैं। वो झींप के हंस दी, हाथ नीचे किया। ओके, मान लिया। तस्लीम करने के अंदाज में सर हिलाया। थैंक यू। ज़ियाद के चेहरे पे हैरान सी ममनूनियत थी। आपकी इस नसीहत ने मेरी मदद की है। शायद मुझे वो नहीं लिखना जो मुझसे मेरी एडिटर लिखवाना चाहती है, बल्कि मुझे वो लिखना चाहिए जो मैं इंजॉय करूँगा। वो मुस्कुरा दी और प्याला लिए आगे बढ़ गई। दूर किसी से बात करती कबीरा बेगम ने गौर से उन दोनों को बातें करते देखा था।
وہ صبح بخت بی کے رونے کی آوازوں سے اٹھی۔ پہلے کچھ دیر تو بستر میں لیٹی پلکیں جھپک جھپک کے چھت کو دیکھے گئی۔ جب سے کام کرنا چھوڑا تھا دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک عجیب سی مایوسی ذہن پہ چھائی تھی۔ کام کرنے والی لڑکی کے لیے فارغ کر بیٹھنا بہت مشکل تھا۔ خیر، آج وہ اپنے بزنس پلان پہ کام شروع کرے گی۔ ایک آئیڈیا آیا تھا اس کے ذہن میں۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی باہر آئی تو بخت بھی آنسو بہاتے ہوئے حورِ جہاں بیگم کو اپنی بیٹی کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہی روایتی کہانی، شوہر کام نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور بیٹی کو مارتا ہے۔ بخت بھی، اس نے پیچھے سے بخت بھی کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکا کے نرمی سے تسلی دی۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ اسٹینڈ لے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بخت بھی نے اپنا سانولا کھردرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ ڈرتی ہے جی۔ مالا سیدھی کھڑی ہوئی اور افسوس سے بولی، واقعی وہ بھی کیسے اسٹینڈ لے؟ جب تک عورت کے پاس تعلیم اور مالی خود مختاری نہیں ہوگی تب تک وہ ایسے ہی پٹتی رہے گی۔ مالا ٹھیک کہہ رہی ہے بختو۔ ماں کے ماتھے پہ بل تھے اور وجود جلال میں آیا ہوا تھا۔ وہ گود میں سبزیوں کی پرات رکھے تخت پہ بیٹھی تھیں، چھری والا ہاتھ اونچا کر کے بولی، بیٹیوں کی طرح پالا ہے میں نے اس کو، اسے کہو میرے پاس آ جائے، وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے سائیں بیٹھے ہیں ادھر۔ وہ کچن میں آئی تو ڈرٹی کچن کی طرف کھلتا دروازہ نیم ہوا تھا۔ کیف وہاں کافی بناتا نظر آ رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا اور اسے وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ خوابیدہ آنکھیں لیے بالوں کا گول مول جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ رات والا میک اپ اتارنے کے باوجود آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی تھی۔ کافی بناؤں آپ کی؟ وہ نظریں موڑ کے دوسری طرف پلٹ گیا۔ ہاں پلیز، توقف کیا اور آواز آہستہ کی، پھر کچھ نکلا لائٹر سے؟ اوہوں، عام سا لائٹر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ کین سے کافی بینر نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے۔ مالی خود مختاری اور تعلیم، آپ کے خیال میں یہ چیزیں عورت کو ایبیوز ہونے سے بچا سکتی ہیں؟ فلٹر پیپر لگا کے کافی بیٹر اندر ڈالا، پھر اس کمپارٹمنٹ کو کھڑک کر کے بند کیا اور مشین آن کر دی۔ تمہیں اختلاف ہے؟ مالا کو تعجب ہوا۔ کیف اس کی طرف پلٹا، کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے، جوگرز کی کینچی بنا لی۔ ساری لڑکیاں ایبیوز ہوتی ہیں باس، بخت بی بی کی بیٹی اپنے شوہر کے ہاتھوں اور ایلیٹ کلاس کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں۔ یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ کافی میکر سے پانی ابلنے کی آواز آ رہی تھی، سارے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ اوہوں، ایک ہی بات ہے، غریب کی لڑکی چائے دیر سے لائے تو شوہر کا موڈ خراب ہوتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ امیر کی لڑکی پارٹنر کے ساتھ ڈرگز نہ کرے تو پارٹنر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ ڈرگز پہ لگ جاتی ہے۔ دونوں ایبیوز ہوتی ہیں، غریب لڑکی بھی اور امیر پڑھی لکھی لڑکی بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے باس کہ کسی نے عورتوں کو نہیں سکھایا کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور کسی نے مردوں کو نہیں سکھایا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کافی گرم مگ اس کی طرف بڑھایا۔ انٹرسٹنگ۔ خیر، آج جیولرز پہ چلنا ہے، گولڈ لینا ہے تو چند دن ٹھہر جائیں۔ وہ اب اپنی کافی کے لیے فریش بینرز ڈال رہا تھا۔ تولہ ابھی 1,17,000 کا ہے، ایک ہفتے میں یہ 90,000 تک گرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیف نے شانے اچکائے۔ مجھے پتا ہوتا ہے۔ چلیں، آپ کی اطلاع کے لیے مجھے بھی معلوم ہے کہ گولڈ گرنے والا ہے، میں نے خریدنا نہیں بیچنا ہے۔ کچھ برکس ہیں میرے پاس گولڈ کی، ان کو بیچ کے نیا کام شروع کرنا ہے۔ اسی اثنا میں بخت بھی کچن میں داخل ہوئیں۔ ایک نظر درمیانی دروازے کو دیکھا جو کھلا تھا اور پھر دوسری خشمگین نظر کیف پہ ڈالی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو کھڑے کیوں ہو؟ کیف نے اپنا مگ اٹھاتے ہوئے فریج کی طرف اشارہ کیا۔ میں کشمالہ بی بی سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ناسمجھ ہے جو ڈبل روٹی کو فریج میں رکھ دیتا ہے، حالانکہ فریج میں رکھنے سے ڈبل روٹی جلدی خراب ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ باہر روم ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں۔ معصومیت سے کہہ کے اپنا مگ لیے باہر نکل گیا۔ بخت بھی نے پیر پٹخا۔ دوستو،
ये था निम्रा अहमद के नॉवेल माला की पहली किस्त का नवा हिस्सा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।